हेलो दोस्तों, चित्रकूट धाम मैथ की हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो आओ अच्छा पढ़ते हैं हिंदी का अगला टॉपिक। इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण का व्यंजन टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, हमने व्यंजन टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट किया है। व्यंजन में हमने कंप्लीट किया है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। देखिए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। स्पर्श व्यंजन हमने कंप्लीट किया है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म और हमने कंप्लीट किया है अयोगवाह, अयोगवाह, और हमने कंप्लीट किया है संयुक्त। ठीक, हमने इतने सारे व्यंजन पढ़ लिया है। ऊष्म पढ़ा, वो स्पर्श पढ़ा, अंतस्थ पढ़ा, ऊष्म पढ़ा, अयोगवाह पढ़ा। ठीक है, और संयुक्त पढ़ा। ठीक है, इन सभी व्यंजनों को हमने पढ़ लिया है। और हमने क्या पढ़ा है, उत्सृप्य व्यंजन भी पढ़ा है, उत्सृप्य भी पढ़ा। ठीक, तो इन व्यंजनों को हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। तो हिंदी की कुल कितनी ध्वनियाँ पढ़े थे हम, 52। कितनी ध्वनियाँ पढ़े थे, 52 ध्वनियाँ पढ़े थे। और हमने वर्णों का उच्चारण स्थान भी बता दिया है कि उच्चारण स्थान कैसे आपको पता लगाना है प्रत्येक वर्ड का। ठीक है, तो हर एक वर्ड का उच्चारण स्थान कैसे आपको पता लगेगा, उन सूत्र के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। सिर्फ आपको सूत्र थोड़ा जानना है। ठीक है, रटना नहीं, समझना है। सिर्फ समझ करके आप उसको याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे फिर चलते हैं, थोड़ा सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे अपनी टॉपिक पर। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है उसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड का हम सूत्र जो है बताए थे, तो वर्णों का उच्चारण था, वर्णों का उच्चारण स्थान था। ठीक है, उच्चारण स्थान ये। तो हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। हमने क्या बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। पहला सूत्र हमने बताया था अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, नाम कंठ बताए थे। ठीक, दूसरा सूत्र बताए थे इचु यासा नाम तालु, इचु यासा नाम छोटा या है। ठीक है, ये छोटा या आपका जो यहाँ पर इचु यासा नाम तालु। ठीक है, अगला बताए थे ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक, अगला बताए थे ऋतु लसा नाम दंत। ठीक है, अगला बताए थे उपपधमानी नाम ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ। फिर हमने बताया था, इसके आगे हमने बताया था वकारो दंतोष्ठ बताए थे। फिर इसके बाद हमने बताया था अंग है। ठीक है, इया, इसको इरेज कर दें, फिर इसके बाद आगे बढ़े। हाँ, हमने बताया था अंगाड़ा नाम नासिका बताए थे। फिर हमने बताया था ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठोष्ठ। फिर अगला बताए थे उदैतो कंठोष्ठ। ये सूत्र है। ठीक, तो वर्णों का उच्चारण स्थान अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपु पद्मानी नाम ओष्ठ, वकारो दंतोष्ठ, अंगाड़ा नाम नासिका, एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठोष्ठ। ये हमारे उच्चारण स्थान है, उनको याद करने के लिए ये सूत्र हैं। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान याद करने के लिए ये सूत्र हैं। तो ये सूत्रों को ध्यान से आपने समझ लिया होगा, पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है, तो आपका टॉपिक है हिंदी की कुछ विशेष ध्वनियाँ। ठीक, तो इस पे हम पढ़ेंगे। तो विशेष ध्वनियों में आगत ध्वनियाँ, अमानक वर्ण, पार्श्विक ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, वत्स व्यंजन, ये आपकी विशेष ध्वनियाँ होंगी। ठीक है, तो इनमें हम आइए चल पढ़ते हैं आगत ध्वनियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे आगत ध्वनियाँ, तो हेडिंग लगाएंगे आगत ध्वनियाँ। ठीक है, तो आगत ध्वनियाँ, चलिए लगाते हैं हेडिंग आगत ध्वनियाँ। ठीक है, आगत ध्वनियाँ, ये आप हेडिंग लगाएंगे। ठीक, तो आगत का मतलब आई हुई, आगत का मतलब, आगत का अर्थ होगा आई हुई। ठीक है, तो आगत का यहाँ पर मतलब है आई हुई, ध्वनियों का मतलब ध्वनि, आई हुई ध्वनियाँ। ठीक है, आई हुई ध्वनियाँ, आगत का मतलब है आई हुई ध्वनियाँ। तो क्वेश्चन क्या उठेगा आपका, कहाँ से आई हुई,
तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कहाँ से आई हुई, तो क्वेश्चन क्या आपका उठा, कहाँ से आई हुई। क्वेश्चन आपका क्या होगा, कहाँ से आई हुई। आप क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से आई हुई, तो आंसर मिलेगा आपको, जवाब क्या होगा, विदेशी भाषा से। तो हम कहेंगे विदेशी भाषा से आई हुई, विदेशी भाषा से, ठीक है, विदेशी भाषा से आई हुई। तो आपने आगत का मतलब जाना। आगत का मतलब है आई हुई, ध्वनियों का मतलब ध्वनियाँ, आई हुई ध्वनियाँ मतलब कहाँ से आई हुई ध्वनियाँ, विदेशी भाषा से, ठीक है, विदेशी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इसी बिहाफ पर इसकी यदि परिभाषा हम बनाएं तो परिभाषा आपकी निकलेगी, वे ध्वनियाँ जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आई हैं उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, यही ना होगी। चलिए परिभाषा देखिए बनाते हैं। परिभाषा आपकी होगी परिभाषा, परिभाषा इसी बिहाफ पर हम यदि परिभाषा बनाएं तो परिभाषा आपकी होगी, वे ध्वनियाँ जो विदेशी भाषा से, जो विदेशी भाषा से जो विदेशी भाषा से हिंदी में आई हुई है, मतलब हिंदी भाषा में आई है, हिंदी में आई हैं, ठीक, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। ये ऐसे कलर में थोड़ा सा कलर दूसरा हो गया है, ठीक है, आगत ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा कि आगत का मतलब आई हुई, ध्वनियों का मतलब ध्वनियाँ जो विदेशी भाषा से आई हुई है उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हम ऊपर यहाँ पे जैसे लिखे दे रहे हैं, जैसे जो इसे बोलते हैं बिंदी जो ऐसे लगी होती है, इसे बोलते हैं जो, फ क्या बोलते हैं, फ और आ, ठीक। तो ये जो ज के नीचे बिंदी लगी है या फ के नीचे बिंदी लगी है और आ में बिंदी नहीं लगी, ऊपर ऐसे चांद जैसे बना हुआ है, तो ये वाला जो आ है अंग्रेजी में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, स्वर के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है अंग्रेजी में। जैसे ओ का प्रयोग होता है ना, उसी की जगह अ का प्रयोग होता है अंग्रेजी में, ठीक है, ओ को ही आ बोलते हैं, ओ, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर, चॉकलेट, ठीक है, टॉफ़ी, कॉपी, ठीक है, ऐसे जो वर्ड होंगे, ठीक है। ये जो चिन्ह है इसे हम नोक्ता बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, नोक्ता बोलते हैं, नोक्ता फारसी भाषा का शब्द है नोक्ता, ठीक है, ये अंग्रेजी के लिए प्रयोग होता है ज़्यादा। ये आपके नोक्ता चिन्ह है, नोक्ता अक्षर है, ठीक है, आगत ध्वनियों की। जहाँ भी ये इस तरह का आ जाए वर्ड तो आप समझ लीजिए कि ये वर्ड यदि उस वर्ड शब्द में है, समझ लीजिए कि वो विदेशी शब्द है, तो आप समझ जाएंगे कि वो विदेशी शब्द है, ठीक। उन्होंने ये बताया कि वे ध्वनियाँ जो विदेशी भाषा से हिंदी में आ गई हैं उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो ज, फ, अ ये सब क्या है, आगत व्यंजन है, आगत ध्वनियाँ। तो जैसे यदि हम लिखें, जैसे हम ये कह सकते हैं कि गजल, ठीक, गजल, डॉक्टर, ठीक, टॉफ़ी, ये सब विदेशी वर्ड है, कॉपी सब विदेशी वर्ड है, चॉकलेट सब विदेशी वर्ड है, ओके। तो आपने आगत ध्वनियाँ जाना, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले हेडिंग पे, अमानक वर्ड। अगले पेज पे चलिए, हेडिंग लगाएंगे आप अमानक वर्ड, हेडिंग लगाएंगे अमानक वर्ड, अमानक वर्ड, ठीक है, अमानक वर्ड। इस पे हम यदि बात करें अमानक वर्ड की, तो इस आ का यदि हम अमानक का विच्छेद करें तो अ प्लस मानक और आपका ये प्लस वर्ड, ठीक है। तो इस आ का जो यहाँ पर अर्थ है तो नहीं है, ठीक है। और इस मानक का अर्थ है, मानदंड, ठीक। इस वर्ड का अर्थ है वर्ड। तो हम इस बिहाफ पर कह सकते हैं कि वह वर्ड जो वर्तमान के मानदंड में प्रयुक्त नहीं है, मतलब अभी के समय में वो प्रयोग नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं
वह वर्ड जो वर्तमान के मानदंड में प्रयुक्त नहीं है, ठीक। तो इस बिहाफ पर हम यदि इसकी परिभाषा निकालें, इसी बिहाफ पर यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा यदि निकालें तो परिभाषा आपकी निकलेगी कि वह वर्ड जो पहले प्रयोग होता था, मतलब ऐसा वर्ड जो पहले के समय प्रयोग होता था लेकिन अब प्रयोग नहीं होता, अब उसका रूप बदल गया है, अब बदला हुआ रूप प्रयोग होता है उसका, है वर्ड वही पर रूप उसका बदल गया। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वह वर्ड जो पहले प्रयोग होता था लेकिन अब उसका बदला हुआ वह रूप प्रयोग होता है, या हम कह सकते हैं कि वह वर्ड जो पहले प्रयोग होता था लेकिन अब वह बदल गया है और पहले प्रयोग होने वाला वर्ड अब प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। ऐसे वर्ड को अमानक वर्ड कहते हैं, ठीक, अमानक वर्ड कहते हैं। तो हमने ये बताया कि वह वर्ड जो पहले प्रयोग होता था लेकिन अब उसका रूप बदल गया है, थोड़ा सा यहाँ आप नोट कर लेंगे, रूप नोट करना, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको नोट करना है, हाँ आपको नोट करना है रूप, ठीक है, रूप बदल गया है, इतना अब आप समझ गए होंगे। हाँ, तो वह वर्ड जो पहले प्रयोग होता था लेकिन अब उसका रूप बदल गया है और पहले प्रयोग होने वाला वर्ड अब प्रयुक्त नहीं है, ठीक है, प्रयुक्त नहीं होता है, ऐसे वर्ड को प्रयोग नहीं होता है, ऐसे वर्ड को अमानक वर्ड कहते हैं। मतलब पहले वो दूसरी तरह बनता था, अब दूसरी तरह बनने लगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पहले बनता था, अब किस तरह का बन गया है, वही वर्ड प्रयोग हो रहा है। चलिए देख रहे हैं, आगे आइए। तो एक तरफ आप डाल लेंगे वर्तमान वर्ड और एक तरफ अमानक रूप, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एक तरफ डाल देंगे वर्तमान वर्ड, ठीक है, एक तरफ डाल देंगे अमानक वर्ड या अमानक रूप, ठीक है। तो ऐसे आप डालकर इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब वर्तमान में जो आ है ऐसे बनता था, लेकिन पहले जो बनता था वो ऐसे बनता था, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ बनता था पहले। थोड़ा सा और सही से बना दें, ऐसे ऐसे, अभी नहीं सही से बना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये ठीक है बनता था पहले आ। अब छ जो है, छ ऐसे बनता है। अब छ कैसे बनता है? इस तरह का बनता है छ, लेकिन पहले जो बनता था वो ऐसे 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 करके और ऐसे ऐसे बनता था, ठीक। अब जो त्रा बनता है वो ऐसे बनता है त्रा, ठीक। पहले के समय जो बनता था वो ऐसे, ज़्यादा कुछ खास इसमें परिवर्तन नहीं आया है, ऐसे बनता था, ठीक। चलिए अब जो छा बनता है ऐसे बनता है, लेकिन जो पहले का छा था, जो हिंदी वाला अंक होता है छह, उस तरह का बनता था, ठीक। अब झा पे आ जाते हैं, झा जो अब झा है इस तरह का बनता है, झा से झंडा, ठीक है जी।
लेकिन पहले जो बनता था वो ऐसे करके बनता था, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे बनता था झा। आड़ा, आड़ा जो है आपका ऐसे ऐसे बनाते हैं अभी समय में, पहले जो है आड़ा बनता था वो ऐसे ऐसे और ऐसे बनता था आड़ा, ठीक। अब जो है जो सा बनाते हैं, ये तालुसा, तालुसा जो पहले बनता था वो ऐसे करके ऐसे बनता था, ठीक। और ला, ला जो है अभी हम बनाते हैं ऐसे, और जो पहले था वो बनता था ऐसे ऐसे, ठीक, ठीक है, ऐसे बनता था, समझ गए। ला जो है सही से नहीं बना है, मैं एक और बना दे, ऐसे 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 बनता था ला, ठीक जी। तो आपने वर्तमान वर्ड में कैसे प्रयोग हो रहे हैं, यही वर्ड पहले कैसे प्रयोग होते थे वो आप जान गए, ठीक है। तो वर्तमान वर्ड मानक वर्ड में आपको अंतर समझ आ गया होगा, तो आपने ये जाना। चलिए आगे अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं। अब पार्श्विक ध्वनियाँ, हेडिंग लगाएंगे पार्श्विक ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ, ठीक है, पार्श्विक ध्वनियाँ। अब पार्श्विक ध्वनियाँ जो हैं, पार्श्व का मतलब होता है बगल या पार्श्व। इस पार्श्व का मतलब क्या होता है, पार्श्विक का पार्श्व, ठीक, क्या होता है पार्श्व, ठीक है। इस पार्श्व का मतलब हम क्या कह सकते हैं, बगल, बगल में, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर देखें, ये आपकी जिह्वा है, मान लिया क्या है जिह्वा, जी, इस जिह्वा के पार्श्व भाग में, यहाँ पर ये वाले भाग में और इधर किनारे, ठीक है, ये तो पता ना क्या जिह्वा, जीभ, ठीक है, जीभ है, ये आपका जो है पार्श्व भाग है, क्या है पार्श्व भाग, पार्श्व भाग है, ठीक। तो हम यहाँ पर देखें कि वे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा के बगल वाले भाग पर जोर पड़ता है या बल पड़ता है, उन्हें हम पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं, दबाव पड़ता है बोलने पर, ठीक। तो इसी बिहार पर हम यदि यहाँ पर परिभाषा यदि हम इसके लिख दें, परिभाषा ठीक, तो परिभाषा हम लिखेंगे वे वर्ड जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जिह्वा के पार्श्व भाग में बल पड़ता है, बल पड़ता है, या बगल वाले भाग पर, ठीक है, जीभ के बगल वाले भाग पर बल पड़ता है, उन्हें पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखें, जैसे ल लह, ठीक है, ल लह बोल के देखें, जीभ आपका बगल में टच हो रहा होगा, पास में, ठीक है, बगल वाले भाग पर जोर दे रहा होगा, तो ल लह किनारे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपकी हुई पार्श्विक ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ हुई, पार्श्विक है, ठीक है, ये पार्श्विक ध्वनियाँ है। तो आपने समझा इसको, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले पेज पे। तो अब चलिए अगली हेडिंग आपकी है लुंठित ध्वनियाँ, हेडिंग लगाएंगे लुंठित ध्वनियाँ। हेडिंग क्या है, लुंठित ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, ठीक, लुंठित ध्वनियाँ। वे वर्ड, हमें लुंठित ध्वनि डिफिनेशन लिखेंगे, आप पहचान जाएंगे। वे वर्ड जिनके उच्चारण में वे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा धीरे धीरे पीछे की ओर, खेल सब जीभ का है, ठीक है, पीछे की ओर उठती है, धीरे धीरे पीछे की ओर उठती है, उन्हें
उन्हें लुंठित ध्वनियाँ कहते हैं, उन्हें लुंठित ध्वनियाँ कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा इसमें कि जो जीभ है, जिह्वा है, वो पीछे की ओर धीरे धीरे उठती है। ठीक है, धीरे धीरे पीछे की ओर क्या होती है, उठती है। तो उन्हें हम लुंठित ध्वनियाँ कहते हैं। ये कौन से वर्ण हैं जिन्हें बोलने पर जीभ पीछे की ओर चली जाती है, उठती है। रो, रो, मतलब उठ करके मुड़ती है, पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश करती है। रो, 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 रो। ठीक है, तो ये आपके हैं लुंठित ध्वनियाँ। क्या है, लुंठित ध्वनियाँ हैं। ल, ल आपकी पार्श्विक ध्वनियाँ हैं, ध्वनियाँ। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा लुंठित ध्वनियाँ। ठीक है, तो आप समझ गए जो पीछे की ओर धीरे धीरे जीभ उठती है, धीरे धीरे का और पीछे की ओर उठ रही है। तो इस दशा में जो वर्ण होंगे वो लुंठित ध्वनियों के वर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अगली हेडिंग आपकी है वत्स व्यंजन। वत्स व्यंजन, ठीक है, आपकी हेडिंग है अगली वत्स व्यंजन। ठीक है, वत्स व्यंजन ये। तो हम यहाँ पर डिफिनीशन नोट कर रहे हैं कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा, जिनके उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ, जिह्वा मसूड़ों के, क्या, मसूड़ों या मसूड़े के पीछे भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, मसूड़े के पीछे भाग, या इसी को हम कह सकते हैं कोमल तालु, कोमल तालु। ठीक है, तालु को छोटा लू करते हैं, कोमल तालु को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। उन्हें वत्स व्यंजन कहते हैं। क्या, वत्स व्यंजन, वत्स व्यंजन, व्यंजन वत्स व्यंजन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कौन से वर्ण है जो वत्स व्यंजन है, तो जैसे हम यदि यहाँ पे लिखें, जैसे हम वत्स व्यंजन नोट करेंगे तो स, र, ल, ज, न, स, र, ल, ज, न। तो यदि हम इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करना चाहें, देखिए ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक। ठीक है, वत्स व्यंजन को याद करने का ट्रिक, तो हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सरल जन, सरल जन, सरल जन। या हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं ज, न, र, ल, स, जनरल्स। क्या कह सकते हैं, ज, न, र, ल, स, जनरल्स। ठीक है, दो ट्रिक हैं, दो प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं, जनरल्स बोलें या सरल जन बोलें। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हुई याद करने की, वत्स व्यंजन को। ठीक, तो आपने इनको जाना होगा, वत्स व्यंजन। ठीक, तो हमने क्या क्या जाना, हमने या इसमें क्या क्या जाना, वत्स व्यंजन, लुंठित ध्वनियाँ, पार्श्विक ध्वनियाँ और अमानक वर्ण और आगत ध्वनियाँ। ठीक है, क्या जाना, आगत ध्वनियाँ और पार्श्विक, अमानक वर्ण और पार्श्विक ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, वत्स व्यंजन। क्या क्या जाना, रिपीट करेंगे, रिपीट करके बताएंगे। हमने शुरुआत में पढ़ा अभी आगत ध्वनियाँ, अमानक वर्ण, पार्श्विक ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, वत्स व्यंजन। फिर से आगत ध्वनियाँ, अमानक वर्ण, पार्श्विक ध्वनियाँ, लुंठित ध्वनियाँ, वत्स व्यंजन। तो वत्स व्यंजन की ट्रिक हमने क्या बताया, जनरल्स। क्या बताया, जनरल्स या सरल जन, सरल जन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलें, इन सभी ध्वनियों का एक बार एनालिसिस कर लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो एनालिसिस कर लें पहले। तो क्या हमने बताया, आगत ध्वनियाँ। क्या बताया, आगत ध्वनियाँ। हमने बताया आगत ध्वनियाँ, आगत बताया, आगत में हमने बताया कि जैसे ज के नीचे बिंदी, फिर फ के नीचे बिंदी। ठीक है, ऐसे जो वर्ण होंगे वो आगत ध्वनियों के होंगे। ठीक है, और हमने बताया अमानक वर्ण। क्या बताया, फिर इसके बाद हमने बताया अमानक। ठीक है, अमानक जो होंगे आपके, जो अभी प्रयोग हो रहे हैं वर्तमान समय में, और पहले दूसरी तरह बनते थे, उनका आकार दूसरी तरह था पहले, तो वो होंगे जैसे छ आपका मानक वर्ण है अभी, लेकिन पहले जो था अमानक वर्ण था, ये ऐसे कुछ करके बनता था, ऐसे। ठीक, ऐसे बनता था ये। ठीक, तो अमानक वर्ण हमने बताया, फिर पार्श्विक ध्वनियाँ बताया, फिर क्या बताया, पार्श्विक ध्वनियाँ बताया, पार्श्विक ध्वनियाँ बताया ल, 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 ल। फिर इसको बताया लुंठित ध्वनियाँ हमने बताया। क्या बताया,
लुंठित ध्वनियों। तो लुंठित ध्वनियों में हमने ये बताया कि र और रह, र और रह, ठीक है। फिर इसके हमने बताया वत्स व्यंजन, हमने क्या बताया, वत्स बताया। वत्स में बताया सरल जन, सरल और जन, ठीक है। ये आपके 5 वर्ड वत्स व्यंजन है, ठीक। तो हमने ये एनालिसिस कर लिया। तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये वर्ड कैसे हैं, इनके ग्रुप में, समूह में कौन वर्ड आएंगे अल्प प्राण में और कौन वर्ड महाप्राण में आएंगे, ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सिर्फ, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। आइए, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि पहले हम थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर ये एक व्यक्ति है बना रहे हैं, ठीक है। सही से नहीं बनेगा, हल्का फुल्का समझने के लिए बन जाएगा, ठीक। ये आपका जो है व्यक्ति है, ये जो है आपका ये आँख इसकी बना दें, ठीक। ये आपका जो है व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति है, ये इसके फेफड़े हैं, ठीक। ये जो है फेफड़े हैं, ये इसके फेफड़े हैं, ये फेफड़े हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंठ है, ठीक। क्या है, कंठ। कंठ के चारों तरफ स्वर तंत्रियाँ हैं, क्या है, स्वर तंत्रियाँ। तो यहाँ से जब वायु बाहर निकलती है, ठीक है, फेफड़े से स्वर तंत्रियों को झंकृत करते हुए ये अलग अलग उच्चारण स्थान से टकराती हुई बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वायु फिर बाहर आ जाती है, ठीक। तो हमने ये बताया कि जो ये हैं आपकी, ये हैं फेफड़े, क्या है, फेफड़े। और यहाँ पर ये आपका मुख है, ठीक है। इसके बारे में हमने सही से पीछे ही चर्चा कर लिए हैं। ये आपकी जो है स्वर तंत्रियाँ हैं, स्वर तंत्रियाँ, स्वर तंत्रियाँ हैं, ठीक है। और ये आपका जो है काकल्य या कंठ है, काकल्य या इसी को हम कंठ कहते हैं, काकल्य को, ठीक है। तो हमने ये बताया कि जब फेफड़ों से वायु निकलती है, वायु को हम प्राण बोल सकते हैं ना, वायु भी तो प्राण है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपके प्राण चले जाएंगे, है ना। तो फेफड़ों से जो वायु निकलती है उसी को हम प्राण कहते हैं, वही हमारा प्राण है। वायु नहीं होगी तो प्राण आपके चले जाएंगे, तो वायु को हम कह सकते हैं प्राण, ठीक है। तो फेफड़ों से क्या होती है, वायु निकलती है, निकलती है, ठीक। तो इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं, प्राण, ठीक है। जब स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं फिर, तो स्वर तंत्रियों के झंकृत होने पर, स्वर तंत्रियों के झंकृत होने पर जो आवाज़ निकलती है, ठीक है, झंकृत होने पर क्या होती है, झंकृत होने पर आवाज़ निकलती है, ठीक है, आवाज़ निकलती है, ठीक, आवाज़ निकलती है, ठीक। तो इस आवाज़ को या इस झंकृत होने को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इस झंकृत होने को हम कहते हैं घोष। क्या बोलते हैं, घोष। इस झंकृत होने को हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं, ठीक। तो स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तो झंकृत होने को घोष कहते हैं, और जो फेफड़ों से वायु निकलती है बाहर की तरफ, उस निकलने वाली वायु को हम प्राण कहते हैं, ठीक है। तो फेफड़े से निकलने वाली वायु की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। फेफड़े से निकलने वाली वायु की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, और घोष झंकृत होने की दृष्टि से भी 2 भेद होते हैं। तो उस झंकृत होने को हम झंकृत को घोष कहते हैं और वायु को प्राण कहते हैं, निकल रही है जब वायु। तो पहले हम पढ़ेंगे वायु के आधार पर, फेफड़े से निकलने वाली वायु की दृष्टि से वर्ण के भेद, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि स्वर तंत्रियों के झंकृत होने मतलब घोषत्व के आधार पर या घोष के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। तो पहले चलिए पढ़ लेते हैं फेफड़ों से निकलने वाली वायु के आधार पर स्वर के भेद। तो यहाँ हेडिंग हम लगाएंगे फेफड़े से निकलने वाली वायु वायु को हम क्या कहते हैं, प्राण, क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं, ठीक है। की दृष्टि से वर्ण के भेद, ठीक है। तो इसके आधार पर वर्ण के भेद हैं 2 प्रकार, अल्प प्राण, महाप्राण। जिसमें अल्प निकलेगी, अल्प मतलब कम वायु निकलेगी,
तो अल्प प्राण होंगे जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलेगी तो वो अल्प प्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज़्यादा निकलेगी, तेज़ी से निकलेगी, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यदि लिखें प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में एक समान वायु, वायु मतलब प्राण, ठीक है, वायु की आवश्यकता होती है। आवश्यकता नहीं होगी इसमें, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रत्येक वर्ड को बोलने में एक तरह की वायु नहीं निकलेगी, किसी वर्ड को बोलने में कम वायु निकलेगी, किसी को बोलने में ज़्यादा निकलेगी, तो इस आधार पर, ठीक है। तो एक समान की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ यदि लिखें तो कुछ वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, लगती है, कम वायु निकलती है, जबकि कुछ वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु मतलब अधिक वायु लगती है या अधिक वायु निकलती है, कह सकते हैं, ठीक, अधिक वायु लगती है, ठीक है, अधिक वायु की आवश्यकता होती है या लगती है, ठीक है, या निकलती है, तो कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार प्राण के आधार पर, प्राण की दृष्टि से या वायु की प्राण की दृष्टि से वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो वो कौन से हैं दो भाग, ठीक। तो आपका एक तो अल्प प्राण, ठीक, दूसरा महाप्राण, ठीक है। ये अल्प का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इस अल्प का मतलब होता है कम, ठीक, अल्प मतलब कम, ये बेसिक चीज़ है। वायु, प्राण का मतलब वायु, तो जिसमें कम वायु की आवश्यकता हो, कम वायु निकले, कम वायु लगती हो, ठीक है, बोलने में, तो उन्हें हम अल्प प्राण में रखेंगे, ठीक, अल्प प्राण वर्णों को बोलेंगे। और महा का मतलब आप जान गए होंगे ज़्यादा या अधिक, ठीक, प्राण का मतलब वायु, तो जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु लगती हो, ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती हो या ज़्यादा वायु निकलती हो, तो उन्हें हम कहेंगे महाप्राण, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं पर रखते हैं और अगली क्लास जो है नेक्स्ट डे करेंगे, ओके। तो आपने ये समझा होगा ध्यान से, और नोट्स ज़रूर बनाएंगे। यदि नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर समझ में आपके नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय।